नमस्कार मित्रों। देखिए साथियों, कक्षा 12 की पुस्तक सृजना हम पढ़ रहे थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की। और इसमें हमने 7 पार्ट जो हैं कम्प्लीटली पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8, और जिसमें 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। और ये दोनों कविताएं हैं, ये किसकी कृति है? कवि कुंवर नारायण की। तो कवि कुंवर नारायण को आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे साथी हिंदी विषय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा, तो मैं उनको बता दूं कि जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं वो साथी, तो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की सारी पुस्तकें जो हैं उनकी रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। अगर आप स्कूल लेक्चर्स की तैयारी करते हैं, यानी कि स्कूल व्याख्याता, तो उसमें आपको जो है कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों की जो है जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो कंपलसरी हो चाहे लिटरेचर वाली हो, सारी की सारी पुस्तकों में जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको याद करनी पड़ती हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसमें से आपको अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं और रचनाएं भी आती हैं, तो आपको ये पढ़नी ही पड़ेंगी। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो को देखें और जीवन परिचय यानी कवि परिचय को तो आप जरूर याद करें। बाकी अंदर से क्वेश्चन आते हैं वो आपको फिर जैसे आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे कवि परिचय। और कवि परिचय में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना होता, आपको सिर्फ जो कवि दिया हो उसका जन्म, उसकी मृत्यु, जन्म स्थान, उसकी शिक्षा, और उसके अगर उसने किसी भी तरह का कोई पुरस्कार मिला है उसको, तो या सम्मान है तो उस सम्मान को आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा उसका माता पिता और उसके गुरु और उसकी रचनाएं, बस आप ये 4-5 पॉइंट हैं, इन पर आप ज्यादा जो है इनको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच की बातें जो आपको बहुत कम काम की होती है। और यही बात जो है हमारे जो सीनियर जो साथी हैं जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, वो भी जो है ज्यादातर इन्हीं बातों पर ध्यान दें। और अच्छे अंक, आप जो 2 अंक जो आपके आते हैं, 2+2 यानी 4 अंक का जो आपका जीवन परिचय आता है, वो आप पूरे नंबर आप ला सकते हैं। तो अब हम देखिए इसके बात करते हैं कवि कुंवर नारायण की। तो देखिए साथियों, कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। अब इसमें मृत्यु नहीं दी हुई, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है 15 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में जो है साथियों इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2017, या फिर पूरा याद रख लीजिए 15 नवंबर 2017 को। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था फैजाबाद में। कहाँ? फैजाबाद में। और फैजाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आप याद रख सकते हैं। अब इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी लखनऊ विश्वविद्यालय से। इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है अंग्रेजी साहित्य में यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने क्या किया था? एमए किया था। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि इन्होंने जो है कक्षा 12 यानी कि इंटर जिसको बोलते हैं, 12th जिसको बोलते हैं, 12th में इन्होंने साइंस विषय से पढ़ाई की थी। लेकिन ये 12th की जो आगे की जो पढ़ाई है वो इन्होंने फिर आर्ट्स विषय से की थी, क्योंकि इनका जो लगाव क्षेत्र था वो साहित्य में ज्यादा था, तो इसलिए ये आर्ट्स में आ गए थे। वैसे जो है अब इन्होंने कुछ पुरस्कार भी इनको मिले थे, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य का सबसे अच्छा पुरस्कार है, यानी कि सर्वोत्तम पुरस्कार आप कह सकते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण, और कई तरह के इनको अन्य सम्मान भी मिले हैं। तो साथियों ये इसका कुछ छोटा सा मैंने सार बताया था। अब आप एक बार इसको किताब के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों, कवि कुंवर नारायण, जन्म हुआ था 1927 में, मृत्यु आप इनकी लिख लीजिए 15 नवंबर 2017 को। कहेंगे जन्म 1927 और मृत्यु 2017। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक 1959 ईस्वी, यानी कि तीसरा तार सप्तक कब हुआ था? प्रकाशित 1959 में, के अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। देखिए साथियों, उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियां, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर के यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छी बात कही है साथियों इन्होंने। क्या कही है? कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर के यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। इस लाइन को आप
जो हमारे साथी कक्षा 12 में अध्ययनरत है, अगर याद रख सकते हैं तो बिल्कुल रखना। उनके कविता संग्रह, अब इनके कविता संग्रह देखिए। चक्रव्यूह, ये इनकी रचना है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, ये एक ही रचना है। परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, और आत्मजयी तथा वाजश्रवा के बहाने, इनके दो खंडकाव्य हैं। खंडकाव्य कौन से? आत्मजयी और वाजश्रवा। आकारों के आसपास, इनकी कहानी संग्रह। तो आकारों के आसपास इनकी कहानी संग्रह का नाम क्या है? आकारों के आसपास। इनके अलावा आज और आज से पहले, इन जो है इनका क्या है? समीक्षा ग्रंथ है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। देखिए साथियों, आगे देखिए। पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता, कविता के बहाने, भौतिकता एवं, पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता, कविता के बहाने, भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहां भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है, वहां सीमाओं के दायरे स्वयं या स्वतः टूट जाते हैं। दूसरी कविता, बात सीधी थी पर, भाषा की सहजता पर बल देती है। ये दूसरी जो कविता है, कौन सी? बात सीधी थी। ये क्या करती है? भाषा की सहजता पर बल दे रही है। ज्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। अग्राह्य मतलब जिसको ग्रहण ना किया जा सके। अच्छी बात यह है कि एक अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्दों के साथ जुड़ना ही है। तो ये था मित्रों कवि परिचय और पाठ परिचय एक साथ में। तो मित्रों अब हम पढ़ेंगे कविता, और पहली जो कविता है वो है कविता के बहाने। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आप अपने जो सब्सक्राइब करते समय साइड में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी प्रेस जरूर कर लें। तो देखिए साथियों, इनकी जो रचना है आप, और इसका हम जो है पहले एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो साथियों अगर इसका आप प्रसंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए कक्षा 12 में जो हमारे साथी अध्ययनरत हैं वो ध्यान दें, क्योंकि जब वहां पर व्याख्या आपसे पूछी जाती है किसी भी पद्यांश की या गद्यांश की, तो उसमें अंक डिवाइडेशन होते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? प्रसंग, फिर उसके बाद व्याख्या, उसके बाद में विशेष। इन तीनों के जो है अपने अपने अंक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो आप पहले प्रसंग लिखना सीखिए। आप इसका प्रसंग अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजना के अध्याय नंबर 8 कविता के बहाने शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? कवि कुंवर नारायण। अब आपको एक या दो कुछ लाइनें जो है कविता से संबंधित भी लिखी। ये कविता जो है इससे संबंधित है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि यह जो कविता है इस पद्यांश में या उपरोक्त पद्यांश में जो है कविता और चिड़िया की उड़ान के बारे में बताया गया कि कविता की जो उड़ान है वो एक व्यापक होती है और चिड़िया की जो उड़ान होती है वो एक सीमित उड़ान होती है। तो ये कविता की क्या है, ये कवि की क्या है, कल्पनाएं हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में व्याख्या, तो व्याख्या में आप कैसे लिखेंगे ये अभी आप देख लीजिए, समझिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया के जाने। अब देखिए कवि कुंवर नारायण जो है कविता और चिड़िया दोनों की उड़ानों को एक काल्पनिक रूप दे रहे हैं। कवि कुंवर नारायण कहता है कि जिस तरह से एक चिड़िया है वो क्या करती है, पंख लगा करके उड़ती रहती है, यानी कि उड़ती है चिड़िया। तो लेकिन चिड़िया की और कविता की उड़ान दोनों में क्या है, अंतर होता है। और क्या अंतर होता है? क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान होती है वो एक सीमित, यानी कि एक लिमिट होती है उसकी, वो उससे ज्यादा ऊपर जो है नहीं उड़ पाती। लेकिन कविता जो है वो एक ऐसी कल्पनाओं की एक ऐसी मोहक उड़ान होती है मित्रों, संसार में फैल जाती है, पूरे संसार में जो है अपनी उड़ान भर सकती है। ये ऐसा कवि का मानना है। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से जो एक कविता की उड़ान होती है उसको चिड़िया जो है कभी पहचान नहीं सकती, क्योंकि कविता जो है वो उसकी उड़ान जो है एक व्यापक होती है और चिड़िया की उड़ान क्या होती है, एक सीमित होती है।
बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब कवि कहता है कि चिड़िया जो है बाहर भीतर यानी कि एक घर से उड़ करके दूसरे घर पे चली जाती है और दूसरे घर से तीसरे घर पर, लेकिन जो घर से दूसरे घर तक जाती है, लेकिन जो कविता है वो कविता की उड़ान जो है उस उड़ान का और छोर ही नहीं होता, क्योंकि कविता जो है इसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी कि इसकी उड़ान जो है एक व्यापक होती है और उस पर कल्पनाओं के पंख लगे रहते हैं, क्योंकि कविताओं में क्या होते हैं, कवियों के अपने विचार होते हैं। इस बात को चिड़िया कभी नहीं जान सकती। तो ये साथियों इसका अर्थ हो गया। एक बार फिर से देखिए, कवि कहता है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है, वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है, क्यों? क्योंकि चिड़िया जो है वो पंखों के जरिए जो है उड़ान भरती है, लेकिन कविता जो है अपने शब्दों के माध्यम से जो है क्या भरती है, उड़ान भरती है, यानी कि एक स्वयं उड़ान भरती है। उसमें नए नए भाव और विचार आते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है। आप इस बात को विशेष याद रखें मित्रों कि कविता की जो उड़ान है वह असीमित होती है और चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। अतः वह कविता की उड़ान का और छोर नहीं जान पाती, यानी कि चिड़िया जो है इस बात को कभी नहीं समझ सकती। अब चिड़िया क्या करती है, बाहर भीतर यानी कि एक घर से दूसरे घर तक उड़ जाती है, बस इसका एक क्या होता है, सीमा का एक दायरा होता है, चिड़िया का एक दायरा होता है। अतः कविता की उड़ान का और छोर नहीं होता। चिड़िया सिर्फ एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, जबकि कविता की उड़ान क्या होती है, व्यापक होती है। उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह यानी कि सारी सृष्टि में जो है अपनी उड़ान भर लेती है। कौन? कविता। और बेचारी चिड़िया जो इस बात को कभी जान ही नहीं पाती। तो ये इसका अर्थ हो गया मित्रों, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके वापस पीछे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छी कविता है, हो सकता है व्याख्या में आपसे पूछ ली जाए। अब देखिए नेक्स्ट, आगे कवि कहता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखिए साथियों इसका अर्थ एक बार आप प्रसंग कैसे देखेंगे, इसका प्रसंग भी सेम वैसे ही है, आप देख लेना। अब देखिए, अब कवि क्या कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कवि कहता है कि जिस तरह से एक फूल खिलता है, उस फूल की सुगंध जो है सब हर कोई ले सकता है, वो अपनी सुगंध से खुशबू से जो है सभी को महका देता है, एक आंगन को घर को सुगंध में कर देता है। कौन? फूल। लेकिन कवि की बात को समझने की कोशिश करें मित्रों, कवि कहता है कि जो फूल है उसका भी एक क्या होता है, लिमिट होती है या लिमिट होता है, उसका एक सीमित दायरा होता है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी दिन वो फूल जो है मुरझा जाता है और मुरझा करके लटक जाता है, लेकिन जो कविता है वो कभी मुरझाती नहीं है, बल्कि हमेशा जो है सुगंधित रहती है, हमेशा महकती रहती है। ये कवि कहना चाह रहा है। और क्या कह रहा है कि फूल जो है इस बात को कभी नहीं जान पाता, क्योंकि फूल बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल जो है उसकी खुशबू जो है सिर्फ बाहर भीतर यानी कि एक घर से दूसरे घर तक ही जा सकती है, लेकिन जो कविता की जो सुगंध है वो अनंत है, अपार है। और फूल इस बात को और आखिरी लाइन में दिया हुआ है कि बिना मुरझाए महकने के माने, क्योंकि कविता जो है मुरझाती नहीं है, ये कवि कहना चाह रहा है मित्रों। एक बार इसका संपूर्ण अर्थ देखिए वापिस। कवि कहता है कि कविता इस प्रकार विकसित होती है जैसे फूल विकसित एवं पल्लवित होते हैं। इसका अर्थ पहले कर देखिए मित्रों, कविता जो है इस प्रकार विकसित होती है जैसे फूल विकसित एवं पल्लवित होते हैं। फूल की तरह कविता में नए नए रंग भाव सौंदर्य आ जाते हैं, लेकिन फूलों की अपनी सीमा होती है। कवि कह रहा है कि फूल की जो है क्या होती है साथियों, एक सीमा होती है। फूल बाहर भीतर इधर उधर घर में सुगंध और सुषमा को भर देता है, किंतु वह कविता के खिलने को समझ नहीं पाता है। फूल खिलने के पश्चात मुरझा जाता है, और यह आपको भी मालूम होगा मित्रों कि फूल जो है एक टाइम पे जाकर के मुरझा जाता है और मुरझा करके लटक जाता है।
परंतु कविता जो है वो बिना मुरझाए ही महकती रहती है। इसलिए फूल का खिलना एवं सुगंध फैलाना सीमित प्रक्रिया है। ये कैसी प्रोसेस है? सीमित, लिमिटेड प्रोसेस। इसके विपरीत कविता घर, बाहर, हर जगह यानी कि सर्वत्र जो है, सब समय, हर समय अपने मनोरम भावों की सुगंध बिखेरती रहती है। तो ये जो है साथियों, और इस बात को जो है फूल कभी नहीं जान पाएगा, ये कवि कहना चाह रहा है। तो शायद आपको मित्रों ये पद जो है इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट, इस कविता का लास्ट पद है मित्रों, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक एक देने के माने, बच्चा ही जाने। अब देखिए मित्रों, आगे कवि जो है कह रहे हैं, और कविता और बच्चों के खेल को एक साथ तुलना करते हुए कह रहे हैं कि कविता भी एक बच्चों के खेल की तरह ही होता है, क्योंकि जिस तरह से बच्चा जो है खेलते खेलते एक घर चला जाता है, दूसरे घर चला जाता है, इसी तरह से जो कविता है वो भी एक घर से दूसरे घर में बढ़ जाती है और इस बात का पता भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पाठक होते हैं उस पर कविताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि कविता में जो है एक कवि के अपने स्वयं के विचार होते हैं, एक कल्पना होती है। तो ये कविता की जो है क्या है, वास्तविक सच्चाई है मित्रों। और कवि ने बड़े ही मनोहर लहजे में इस बात को प्रस्तुत किया है, संबोधित किया है। देखिए एक बार वापस इसका अर्थ, कवि कहता है कि बच्चों के खेल, जो कविता है वो बच्चों के खेल की तरह ही है। कवि अनेक भावों और विचारों की कल्पना उनके साथ खेलता है। उसकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं तथा पाठकों पर होता है। कविता का आनंद देश काल की सीमाओं में नहीं बनता। सच्ची कविता सभी कालों में तथा सभी देशों में लोगों को प्रभावित करती है। दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता कविता ही ला सकती है। क्योंकि मित्रों जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके अंदर ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई अस्पृश्यता का भाव होता है, ना छुआछूत होती है। ऐसी जो कविता है ये कभी भी ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात ये सभी नहीं देखती, और ये आगे निरंतर आगे बढ़ती रहती है और सभी में जो है एक जागरूकता का और सभी के अंदर जो दूरियां हैं उनको मिटाने का काम करती है, सभी को जोड़ने का काम करती है। ये कवि का भाव है मित्रों। तो शायद आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो मित्रों आज हम जो है सिर्फ इसी कविता को पढ़ेंगे, और क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो जो नेक्स्ट जो इसकी कविता है बात सीधी थी पर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप कमेंट जरूर करें, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।